तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेंता को देखते हैं जो सबको बता रहा था कि उसने इस विलेज में छानबीन की थी और वो जितना इस विलेज और इस आइलैंड के बारे में पता कर रहा है चीज़ें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मिस्ट्री सॉल्व होने के बजाय वो ज़्यादा उलझ रही हैं। ये सब बताते हुए सेंता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए सारे लोग उसे थोड़ा सा रेस्ट करने की सलाह देते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग सो रहे थे लेकिन गाबेमारू जाग रहा था। वो सेंता के पास बैठा हुआ था। सेंता ने गाबेमारू को चेतावनी दी थी कि अगर उस एलेक्सिर की सुरक्षा तेंसेन कर रहे हैं तो हमें बिना किसी प्रॉपर प्लान के होराई यानी कि आइलैंड के सेंटर की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन गाबेमारू उसकी चेतावनी को अनदेखा कर मौका देखते हुए अकेले ही उस एलेक्सिर की खोज में आगे बढ़ने लगता है। गाबेमारू जंगल में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर बहुत सारे अजीब से पेड़ थे। गाबेमारू को उन पेड़ों से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। उन पेड़ों को देखकर और आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ बैठकर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। गाबेमारू को ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज लगती है और उसे सेंटा की बात याद आती है कि उन्हें बिना किसी प्लान के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर अगले ही पल गाबेमारू को अपनी वाइफ की याद आती है और गाबेमारू को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर ये लोग प्लान का इंतज़ार करते रहे तो इन्हें एलेक्सिर मिलने से रहा, और अगर ये लोग बिना एलेक्सिर के वापस गए तो गाबेमारू अपनी वाइफ से कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, गाबेमारू के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। गाबेमारू फिर से आगे बढ़ने लगता है और हम मे को देख पाते हैं जो गाबेमारू का पीछा कर रही थी। उसके बाद गाबेमारू एक गेट के पास आकर रुकता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो मैन मेड स्ट्रक्चर हो, लेकिन गाबेमारू को तो कहा गया था कि होराई सच में शिनसेनक्यो है जहाँ पर गोड्स रहते हैं, और अगर इस जगह पर सच में गोड्स रहते हैं तो ये मैन मेड स्ट्रक्चर यहाँ क्या कर रहा है। गाबेमारू किसी नतीजे तक पहुँचता कि उससे पहले वहाँ पर वही तेंसेन आ जाता है जिसने टेंजा को मारा था, और तेंसेन गाबेमारू को देखकर काफ़ी निराश था। और गाबेमारू को देखकर वो कहता है कि मैं तुम सबसे परेशान हो चुकी हूँ, तुम एक एक करके आए जा रहे हो। मैंने आज ही तुम में से किसी एक से लड़ाई की थी, इसलिए क्या तुम अभी के लिए वापस जा सकते हो। वो तेंसेन गाबेमारू से लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए वो गाबेमारू को जाने के लिए कह रहा था। लेकिन गाबेमारू उससे एक सवाल पूछ लेता है कि क्या तुम इंसानों से ही एलेक्सिर बनाते हो। और ये सुनकर उस तेंसेन का मूड चेंज हो जाता है और वो गाबेमारू के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और पहले गाबेमारू तेंसेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। गाबेमारू अपनी निंजुत्सु का इस्तेमाल कर उस तेंसेन को जला देता है, लेकिन इससे उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो तेंसेन उठकर गाबेमारू को एक हाई पावर पंच हिट करता है जिससे गाबेमारू दूर जाकर गिरता है। तेंसेन को लगने लगता है कि गाबेमारू का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उस तेंसेन को चौंकाते हुए गाबेमारू फिर से उसके सामने आता है और दोनों के बीच काफ़ी घमासान लड़ाई होती है। एक ह्यूमन होते हुए गाबेमारू उस तेंसेन के ऊपर हावी हो रहा था और लड़ते लड़ते गाबेमारू भी ये बात समझ रहा था कि उस तेंसेन के पास रीजनरेशन की पावर है, इसलिए बिना किसी प्रॉपर प्लान के तेंसेन के साथ लड़ना एक बेवकूफ़ी है। लड़ाई के बीच में जब गाबेमारू उस तेंसेन के मेल वर्जन पर हावी होने लगता है तो वो खुद को एक फीमेल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके बाद उस तेंसेन का फिस्ट ग्लो करने लगता है जिस तरह से पिछले एपिसोड में मे का फिस्ट ग्लो करने लगा था। फिर वो तेंसेन गाबेमारू के ऊपर वाइंड प्रेशर से कंटिन्यूस अटैक करता है जिससे गाबेमारू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो गिरने ही वाला था कि उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है और गाबेमारू फिर से खड़ा हो जाता है। अब गाबेमारू किसी प्लान के लिए नहीं रुकता और सीधे उस तेंसेन के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि गाबेमारू के पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। गाबेमारू को बस एक ही चीज़ पता थी कि उसे जिंदा अपनी वाइफ के पास जाना है। इसके लिए गाबेमारू कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। गाबेमारू उस तेंसेन के ऊपर इतने तेज पंचेस मारता है कि उसे रिजनरेट होने का टाइम ही नहीं मिलता। मार मार कर गाबेमारू उसकी हालत ख़राब कर देता है। वो तेंसेन भी हैरान हो जाता है कि क्या सच में ये एक ह्यूमन है। अब अपनी ख़राब हालत को देखकर वो तेंसेन खुद को एक अलग क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तेंसेन की इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके मेल और फीमेल वर्जन दोनों साथ में थे। देखने में तो वो क्रीचर काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन वो था बहुत पावरफुल। वो गाबेमारू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। उस क्रीचर को देखकर गाबेमारू को सब कुछ एक बुरा सपना लगने लगता है। गाबेमारू को इस आइलैंड के सारे क्रीचर्स और खुद ये आइलैंड सब फेक लगने लगता है और अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो खुद को अपने घर में पाता है जहाँ उसकी वाइफ उससे सामने बैठी थी। गाबेमारू को ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये पता करने में कि गाबेमारू अभी सपने में है। सपने में ही सही, लेकिन एक बार फिर
अपनी वाइफ को अपने सामने देखकर गाबीमारू काफी खुश होता है और साथ में उदास भी। वो अपनी वाइफ से सॉरी कहता है। सॉरी का कारण पूछने पर गाबीमारू कहता है कि शायद अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, शायद अब ये उसका आखिरी वक्त है। और गाबीमारू को ऐसा लग रहा था कि अब वो वापस नहीं जा पाएगा। उसके बाद गाबीमारू फिर से रियलिटी में वापस आता है, जहां उसे उस टेंसेन ने पकड़ रखा था। टेंसेन गाबीमारू को सिर पकड़ता है और उसे उखाड़ने लगता है। उसके बाद एक दूर के एंगल से हम खून देख पाते हैं, जो देखकर ऐसा लगता है कि गाबीमारू मारा गया। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खून उस मॉन्स्टर का था और गाबीमारू फाइट बैक कर रहा था। फिर हमें शिनोबी रूल नंबर 20 के बारे में बताया जाता है। जब तुम्हारे लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत न बची हो और तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, तब तुम अपनी बची हुई जिंदगी और ताकत दोनों अपनी दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने में लगा दो। और गाबीमारू बिल्कुल ऐसा ही करता है। अपनी बची हुई सारी ताकत खत्म करने के बाद गाबीमारू वहीं गिर जाता है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर मे आती है और गाबीमारू को एक बबल के अंदर ले लेती है। वो मॉन्स्टर गाबीमारू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मे की बबल की वजह से गाबीमारू बच जाता है। टेंसेन फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो मे को पहचान जाता है। उसके बाद हम सेंता को देखते हैं, जो सबको बताता है कि रात में गाबीमारू कहीं भाग गया है। सागिरी को लगता है कि गाबीमारू एलेक्सिर की तलाश में होराई रीजन में गया होगा, इसलिए वो सबसे पहले होराई की ओर गाबीमारू को खोजने के लिए चलने को कहती है। लेकिन यूजुरिहा सागिरी को ऐसा करने से मना करने लगती है और वो सागिरी से कहती है, भले ही गाबीमारू के कॉम्बैट स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी हमारे पास उसे खोजने का वक्त नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा काम सिर्फ गाबीमारू पर नजर रखना था, उसे जिंदा रखना नहीं। अगर वो गया तो उसे जाने दो। यूजुरिहा तो मना कर देती है, लेकिन होको सागिरी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मैं भी इन्हें कहीं नहीं मिल रही थी और होको को ऐसा लग रहा था कि मैं गाबीमारू के पीछे ही गई होगी। होको को मैं के लिए परेशान होता देख यूजुरिहा को समझ आ जाता है कि सागिरी गाबीमारू को क्यों खोजना चाहती है और वो भी सबके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए रास्ते में यूजुरिहा होको से टेंसेन के बारे में और भी कुछ बताने के लिए कहती है और होको बताता है कि 7 हेर्मिट्स को टेंसेन कहा जाता है। होको के इतने बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हम उन हेर्मिट्स को देख पाते हैं, जहां 6 हेर्मिट्स प्रेजेंट थे और आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां पर 7th हेर्मिट भी आ जाता है और उसके बाद वो सारे लोग इस आइलैंड पर आए इंसानों के बारे में बात करने लगते हैं। वो 7th हेर्मिट सबसे कहता है कि इस बार जो टुकड़ी आई है वो पिछली टुकड़ी से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हमने कुछ को मार दिया है। फिर एक हेर्मिट गाबीमारू वाले हेर्मिट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जूजिन, तुम बहुत सुस्त इंसान हो, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तुमने उस दिन बीच पर मिली ह्यूमंस को भी जिंदा छोड़ दिया था और पिछले रात वाले इंसान पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। एंड उसके बाद वो हेर्मिट जूजिन के ऊपर एक कटोरी फेंक कर मारता है, जिससे उसका सर उड़ जाता है। जूजिन फिर से खुद को रिजनरेट करता है और हम उसकी खराब हालत को अच्छे से देख पाते हैं। 7th हेर्मिट उसका नाम लेते हुए कहता है कि बस करो जूफा, हम एक परिवार हैं और परिवार हमेशा एक साथ रहता है और एक दूसरे की इज्जत करता है और जूजिन को हार्म करने का हक सिर्फ मुझे है। फिर जूफा 7th हेर्मिट की बात मान लेता है और उस 7th हेर्मिट के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि इन 7 का हेड है, यानी कि बॉस है। उसके बाद वो 7th हेर्मिट जूफा से अजा और टोमा के बारे में पूछता है, तो जूफा बताता है कि उसने उन दोनों को अधमरा करके छोड़ दिया था और शायद अब तक वो दोनों फ्लावर्स भी बन चुके होंगे। ये सुनकर 7th हेर्मिट कहता है कि अनुमान लगाकर उन्हें कमजोर समझने की कोशिश मत करना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस बार जो इंसान आए हैं वो बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हैं। तुमने उसे जिस गड्ढे में फेंका है वो उससे बाहर आ गया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक घायल शेर नॉर्मल शेर से भी ज्यादा खूंखार हो सकता है। और नेक्स्ट सीन में हम अजा को देखते हैं, जो उस गड्ढे से जिंदा बाहर आ चुका था। फिर 7th हेर्मिट जूजिन से पूछता है कि पिछली रात जिस ह्यूमन से लड़ने के लिए तुमने किशिकाई ट्रांसफॉर्मेशन किया था, क्या तुमने उसे मार दिया? उसके जवाब में जूजिन हाँ कह देता है, लेकिन ये बात तो हमें ही पता है कि गाबीमारू को मैंने बचा लिया था। उसके बाद 7th हेर्मिट कहता है कि फर्क नहीं पड़ता हमारे रास्ते में कौन आता है, हमें बस एक ही चीज चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिलकर एलेक्सिर या फिर टैन को साथ में पीते हैं, दारू की तरह। उसे पीते ही जूजिन फिर से ठीक हो जाता है। यार क्या नाम है, जोजिन जूफा, मतलब लेते हुए मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से सागरी के ऊपर आता है, जो होको से पूछती है कि तो क्या इसका मतलब यहाँ पर 7 इमोर्टल बीइंग है? जो सुनकर होको कहता है कि नहीं, वो सारे एक ही हैं। इस आइलैंड पर ही किसी ने बहुत रियल स्किल्स और आर्ट को मास्टर कर लिया था। आगे चलकर वो गॉड बन गया और उसने खुद को 7 हिस्सों में बांट लिया। भले ही वो सातों एक जैसा साउंड करते हैं, लेकिन उस सातों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है और सातों मिलकर इस आइलैंड पर राज करते हैं।
होराई के अंदर कौन और कब जाएगा, ये चीज सिर्फ वही 7 लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद होको उन सबको अपने और अपने विलेज के बारे में बताता है कि आज से 1000 साल पहले तक मेरे विलेज में सारे लोग इंसान की तरह दिखा करते थे, लेकिन हमारी लाइफ स्पैन इंसानों से बहुत ज्यादा होती थी। इस वजह से हम सब ट्रांसफॉर्म होने लगे। गांव के सारे लोग पेड़ों में बदलने लगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन होको की बेटी से ही शुरू हुआ था। होको उन सबको एक जगह पर लेकर आता है जहां गाबेमारू भी आकर गया था और बताता है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं कभी ये इंसान हुआ करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन होते वक्त धीरे धीरे हम अपनी होश को भी खोने लगे थे, इसलिए इससे पहले कि हम सब अपने ट्रांसफॉर्म होते ही अपनी होश को खोते, हम सब एक जगह पर जमा हो गए और होराई की ओर देखने लगे, क्योंकि अंत में हमारी आत्मा को होराई के अंदर ही शांति मिल सकती है। फिर सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सागिरी को गाबेमारू की चिंता हो रही थी। अगले सीन में हमें गाबेमारू को दिखाया जाता है जो फिर से अपने होश में आता है और अपने पास मे को पड़ा हुआ देखता है। पिछली रात जूजिन के साथ लड़ाई करने के बाद गाबेमारू को यह लगने लगता है कि वो क्रीचर्स ना तो हेर्मिट हैं और न ही गॉड, वो बस एक मॉन्स्टर है, एक ट्रू मॉन्स्टर। मुझे बस उन मॉन्स्टर्स को हराना है और एलेक्सिर को लेकर यहाँ से निकलना है, लेकिन उन्हें अकेला हरा पाना संभव नहीं है, मुझे और लोगों की मदद चाहिए होगी। गाबेमारू का इतना कहते ही वहाँ पर एक और क्रिमिनल आता है जो गाबेमारू को घायल देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।